नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कैरी एकलव्य में, जहां पर आपको सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां आपको मिलती हैं और जो कि मेरे द्वारा आपको सुनाई जाती हैं। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में बीती गई कहानियां अगर आप लोगों तक लाना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो इस ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानी को हमें भेज सकते हैं, जिसे मैं लोगों के सामने कोशिश करूँगा लाने की। तो जो आज की कहानी है वो भानगढ़ के किले के ऊपर है। आपने अक्सर भानगढ़ के किले के बारे में जरूर सुना होगा। तो इसी किले से जुड़ी एक कहानी जो कि बीती थी सतेंद्र नाम के एक लड़के के जिंदगी में। आइए जानते हैं सतेंद्र की ये कहानी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत प्राचीन किले और हवेलियां हैं। हर शहर में ये मौजूद है। लगभग हर किला व हवेली अपना एक अलग कहानी बयां करता है। कई किले एवं हवेलियां हमारे हिंदू राजाओं के हैं और कई मुस्लिम राजाओं के हैं। कुछ बड़े बड़े किले और हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उनकी देखरेख करती है और समय समय पर उसकी मरम्मत भी करवाती है। ऐसा ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है और अक्सर बहुतों ने इसका नाम जो है वो सुना भी होगा। इसे किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो किले के आकार का है। यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह हिदायत जारी करी है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इस राज को खोलने की कोशिश करी परंतु सभी नाकाम रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये है सतेंद्र की। सतेंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुना हुआ था। इत्तेफाक से उसकी जो नौकरी है वो अलवर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लग गई। वहाँ भी उसने अपने सहकर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में बहुत सुना। चूँकि उसे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो भानगढ़ के किले को अंदर से जाकर देखते हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है। एक रात जब सतेंद्र की ड्यूटी किले के बाहर ही लगी हुई थी तो उसने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है अंदर जाके देखने का। वो रात के अंधेरे में चौकीदार की नज़रों से बचते हुए किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरी हो गई थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वो किले के उस हिस्से में खड़ा था जहां पर उस किले की सबसे खूबसूरत काम की गई थी। उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारी। तभी उसने यह एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही है। यह देखकर वो हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी कैसे निकल सकती है। उसने दीवारों के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। वो ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ता है। यह आवाज़ उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस जमाने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वो उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। पुराना महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग भी दिखाई दे रहे थे जो कि अक्सर खाली हुआ करते थे। बहुत सारी दासियां वहां घूम रही थी। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सतेंद्र ने जब वहां लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें देखकर वो डर गया और एक खंबे के पीछे जाकर छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनकी आते ही ढोल बजने लगे, दासियां फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सतेंद्र ने महल में नजर दौड़ाकर देखा तो उसने पाया कि वहां बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो शायद उस राजा की प्रजा हुआ करते थे। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। सतेंद्र ने नजरें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। वो जैसे ही खंबे के पीछे से निकलकर आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। सतेंद्र की नज़र द्वार पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सतेंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी अपनी ज़िंदगी में। वह उसे देख मंत्रमुग्ध हो जाता है और वहां खड़े हो उसे निहारता ही रहता है। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी थी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया था। कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राज्य के राजकुमार के आने की भी घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उस पर फूल की वर्षा की। सतेंद्र को अब सब समझ में आ गया था कि उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि ये सब जो वो दिख रहा है, वो देख रहा है, ये सब एक छलावा है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। पर वो उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य में इतना मोहित हो गया था कि वो खड़े होकर उसे देरों तक देखता ही रह गया और सब कुछ भूल गया। शादी की रस्में प्रारंभ होने ही जा रही थी कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े हो गए थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सतेंद्र को घेर लिया और शोर मचाने लगे। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े सतेंद्र पर पड़ा। शादी के रस्मों को रोक दिया गया। वहीं पे सिपाही सतेंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सतेंद्र चीख चीख कर कह रहा था कि तुम सब लोग झूठे हो, छलावे हो। मैं तुम्हारे इस छलावे को नहीं मानूंगा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तभी राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा कि तो ये वही है जिसकी निगाहें हमारी राजकुमारी पे थी। सिपाही ने कहा तब, हाँ महाराज, ये वही मनुष्य है। खंबे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए इसके साथ क्या करना है। तभी सतेंद्र ने चिल्लाकर बोला, अरे आप सब ये कैसे कर सकते हो? आप सब तो अब हो ही नहीं। आप सब तो मर गए हो और मरे हुए किसी को कैसे मार सकते हैं? तभी एक सिपाही ने सतेंद्र पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए और कहने लगा, महाराज से चिल्लाकर बात करता है। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा कि सिपाहियों, इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो। इसका यही अंजाम होना चाहिए। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। सतेंद्र को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है क्या वो सच है या एक छलावा है। उसे लगा कि यदि वो किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख दे तो वो बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश करी, पर वो असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़ दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और क्षमा कर दो ये बार बार राजकुमारी से बोलने लगा। तभी राजकुमारी गुस्से में बोली,
तुमने जो किया है वो पाप है और पाप की माफ़ी नहीं होती है, उसकी सिर्फ सज़ा होती है। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों को बोलकर उस पर खूब कोड़े बरसाए। वो चीखता रहा और सिपाही जो है वो कोड़े बरसाते गए। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों वह उस किले का राज जानने के लिए वहाँ पर गया, क्यों उसने अपने दोस्तों की बातें नहीं मानी, अपने सहयोगियों की बातें नहीं मानी। वो ये सोच ही रहा था कि तभी राजकुमारी ने गुस्से में कहा, सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की यह राह देख रही थी। आज वो शुभ घड़ी भी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर मैं आज तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं कैसे भी ये विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही अनर्थ हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नज़रों को ही खत्म कर दूंगी। राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए ये सारी बातें कह दी। राजकुमारी की इस बातों को सुनते हुए सत्येंद्र थर-थर कांपने लगा। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आए। सत्येंद्र को सलाखों में बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। वो छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर क्योंकि उसे बांध रखा गया था इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख सत्येंद्र के हाथ पैर फूल गए थे। वो पसीने से भीग गया था। गर्म लोहे की सलाखों को अपने इतने करीब देख उसके मुंह से चीख निकल गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझ पे रहम करो, मैं पैर पड़ता हूँ आपकी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, साहब सुबह हो गई है, उठ जाइए, आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हुए हैं? सत्येंद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि वो किले के गेट के पास लेटा हुआ था। वो सकपका कर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वो सुबह ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहाँ पर गेट के पास सोते हुए पाया। सत्येंद्र को इतना तो याद था कि वो रात के किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई, कब वो वहाँ से यहाँ पर आ गया, ये उसे कुछ भी पता नहीं था। हो सकता है शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा था ऐसा लग रहा था कि वो उस समय वहाँ पे उस चीज़ों को जी रहा था, एकदम महसूस कर रहा था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ बिल्कुल सच लग रहा था। आज तक सत्येंद्र के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। वो पहली वो रात थी जिस रात को वो आज भी भुला नहीं पाता है। वो वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उस सपने के बारे में ही सोचता रहा। वो अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या फिर सच में वो किले के अंदर गया था और उन मृत लोगों को जीवित शरीरों में कैसे देखा उसने। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वो कभी भी भानघर के उस किले के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वो राज जो भानघर के किले में जुड़ा हुआ था वो राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में ही सभी की भलाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। आपने जो भी फील किया इस स्टोरी को सुनते वक्त आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी खुद पे बीती आप बीती या कोई भूतों से जुड़ी, चुड़ैल से जुड़ी हुई जो एक्सपीरियंस है, अगर वो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरी को हमें भेज सकते हैं। हम ज़रूर उसको लोगों तक लाएंगे। तो जाते जाते दोस्तों, आप लोगों से यही विनती करना चाहूँगा, अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।